एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और एक गो थ्रू एक रिवीजन आपके लिए करवाया जाएगा कि पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम के लिए है। अगर आप बाकी कोई कोर्सेज कर रहे हो, जैसे एसएससी कर रहे हो या पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने थोड़ा सा सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही पॉलिटी बनाया कि क्या क्या क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं एनटीपीसी में। आपको अगर फर्दर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ये बेसिक है, इससे आप नहीं कर सकते। आपको और भी फिर वीडियोस देखने पड़ेंगे। वो सारे वीडियोस पॉलिटीज़ के एक अलग से चल रहे हैं और एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रहा है यूपीएससी का। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़िए। लेकिन जो लोग एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटी में, अगर वो ये सारे क्वेश्चन करके जा रहे हैं या जो मैं बता रही हूँ आप टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, तो आपको पॉलिटी में इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला आता है कि हमारा फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस का फीचर्स क्या है ये हम सबको पता है। जैसे कि सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक भी बता दूंगी और पढ़ाते भी जाऊंगी, ठीक है, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए। थ्रू आउट जो रिवीजन कहते हैं ना पॉलिटी का, तो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको ये लेक्चर सुनने के बाद किसी भी तरह का आपको बुक्स या नोट्स नहीं देखना है, बस ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहला होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या होता है कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफरेंट सोर्सेज से ड्रॉन किया है, लेके आए हैं, तो फिर आप बोल सकते हो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो नेचर होता है गवर्नमेंट के, वो होता है सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। अगर आपने प्रियम्बल का सीरीज नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। प्रियम्बल में सब मैंने बताया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, ये सब क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पे पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर्स को होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए का है। अब आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों चुना, क्यों हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं चुना। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो अगर अधिकार के बारे में आप जानना चाहोगे तो ऐसा अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ भारत के नागरिक को दिया गया है। और ना ही अगर आप भारत के सिटीजन नहीं हो, अगर आप नॉन सिटीजन भी हो, लेकिन अगर आप भारत में रहते हो तो भी आप ये कुछ फंडामेंटल्स ऐसे राइट्स हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो। तो भारत का जो फंडामेंटल राइट्स है वो ना ही सिटीजन के लिए है बल्कि उनके लिए भी है जो नॉन सिटीजन है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आती है कि हमारे कुछ कर्तव्य होता है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है जब भी सरकार, स्टेट कोई कानून बनाना चाहती है तो उनको डीपीएसपी को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो किस तरह का पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है या कानून बना रही है तो डीपीएसपी इनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। एक और फीचर्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि इसमें अमेंड भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी किया जाता है टाइम टू टाइम में, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी होता है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, दोनों ही अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कल को इंडिया और चीन के बीच में अगर युद्ध हो जाए, मतलब महायुद्ध हो जाए, तो यहाँ पे सारा का सारा पावर कहाँ पे आ जाता है, सेंट्रल के पास में आ जाता है। तो हम वहाँ पे यूनिटरी हो जाते हैं, फेडरल नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब आपको ये तो जो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, तो ये जाके रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कौन सा कहाँ से लिया गया। तो आपको ये याद रखना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, यूएसए से, और यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को बिल्स ऑफ राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, जो मैं बोल रही हूँ उसको रनिंग नोट्स में लिखते जाइए और आपको यही प्रिपरेशंस करना है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो तो एनटीपीसी में पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़िए, क्योंकि मैंने लास्ट मतलब पेपर्स को एकदम प्रीवियस जितने पेपर्स हैं उनको देख के उनका जिस्ट, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो तो, बाकी आप और कोई एग्जाम दे रहे हो तो वो वीडियोस आप, ये वीडियोस आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। हाँ, बाकी ये देख सकते हो, ऐसे एक बेस हो जाता है और कुछ नहीं है। तो देन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने पूछा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे लिया गया है, आप मेरे को ये जरूर बताइएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फेडरल स्ट्रक्चर, कैग का ऑफिस, अटॉर्नी जनरल, ये चीज़ जो हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉ किया है कहाँ से लिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ के जाएगा। देन आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स इतने नहीं पढ़ने, जो आर्टिकल्स मैं आपको कह दे रही हूँ वो पढ़ना आपको जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रस्तावना।
प्रेम्बल में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये बोला गया था कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आता है कि प्रेम्बल में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन से ऐसे 3 वर्ड थे जिसको एडअप किया गया था प्रेम्बल में, तो वो वर्ड क्या थे आप मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको पता है। तो 42 1976 के द्वारा प्रेम्बल में कौन से 3 वर्ड है जिसको ऐड किया गया था, और प्रेम्बल में जो 5 वर्ड है उन 5 वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसको भी ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आता है यूटी। तो यूनियन टेरिटरीज में इतना आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देन आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो होता है वो पार्ट 2 में है और आर्टिकल 5 to 11। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो क्या क्या तरीके हैं जिससे आप भारत का सिटीजनशिप ले सकते हो। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट सेशन में कि भारत के सिटीजनशिप को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मैथड्स है जिससे आप भारत के सिटीजनशिप को ले सकते हो। तो आर्टिकल 5 to 11 है और पार्ट 2 है, याद रखिएगा, मोस्टली यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो पार्ट 3 में होता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होता है। फंडामेंटल राइट्स का सीरीज एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है, पार्ट 2 पोस्ट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, बाकी पार्ट 1 और पार्ट 3 भी आएगा। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 7 राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 6 राइट हैं। 7 राइट्स मतलब क्या था, पहले था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स था जब हमारे पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे, पर आज हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्योंकि 42 या 44, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी, आप बताइए 42 या 44 किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो कौन सा राइट्स है ये भी आपको बताना है, अगर वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो कौन सा राइट्स है। नेक्स्ट आपको पढ़ना क्या इसमें याद रखिए, जो मैं आर्टिकल्स बोल रही हूँ वो उसको लिख लीजिए, यही आपको पढ़ना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, वैसे तो सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, ठीक है, ये सारे पड़ेगा। देन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में याद रखिएगा 5 रिट्स होते हैं। 5 रिट्स का मतलब होता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोरियर्स, प्रोहिबिशंस, को वारंटो। मैंडेमस का मतलब जैसे पहला होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, कि जिस बॉडी को अगर पुलिस ने या किसी ने अपने पास रखा है बांध के डिटेन करके तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस का मतलब होता है कि मैडम थोड़ा काम कर लो, जैसे मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ममता बनर्जी को कह सकती हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी है उसको साफ करवाइए, तो मैडम थोड़ा काम कर लो, ये जस्ट ट्रिक है, इसको कुछ अदर वे में मत लीजिएगा। प्रोहिबिशंस मतलब हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कह सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि ये जुरिडिक्शंस में आपके नहीं आता, ये केस या ये काम आप नहीं कर सकते, वो हमारा है। नेक्स्ट सर्सोरियर। सर्सोरियर का मतलब होता है जब कोई स्पीडी डिसीजन नहीं लिया जाता है, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगी कि आप जो भी कर रहे हो इतने धीरे से क्यों कर रहे हो, उसको स्पीडी लाओ, जल्दी जल्दी उसको करने का कोशिश करो। नेक्स्ट आता है को वारंटो। को वारंटो मतलब आपकी क्या अथॉरिटी है, आपने किस अथॉरिटी से इसको किया है, ठीक है। अच्छा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोल एंड हार्ट मतलब आत्मा और दिल कॉन्स्टिट्यूशन का किसको बोला था बाबा साहब ने, B.R. अम्बेडकर ने। तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स में बस आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने DPSP। DPSP जैसे मैंने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। DPSP को हम 3 भागों में बांट चुके हैं, जैसे होता है सोशलिज्म, गांधीयन, लिबरल। मैं आपको समझ आ रहा होगा कि मैम बहुत फास्ट चल रही है, तो मैंने कहा ये जस्ट रिवीजन क्लास है, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो पॉलिटी का तो जस्ट रिवीजन है, गो थ्रू कि क्या क्या आपको पढ़ना है कौन कौन से चैप्टर्स में। क्योंकि देखिए इसमें एनटीपीसी में जीएस है तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, सिर्फ पॉलिटी तो है नहीं, तो पॉलिटी में क्या क्या आप पढ़ोगे जिससे क्वेश्चन बहुत अब पूछेगा, वो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। तो जैसे आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है कि डीपीएसपी होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर राज्य को, सरकार को, स्टेट को कल को कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है या कानून बनाना है तो डीपीएसपी इनको हेल्प करता है। डीपीएसपी का मतलब कि जो अभी है लेकिन उस पर कानून नहीं बना, जैसे मान लीजिए पंचायती राज। पंचायती राज आर्टिकल 40 में पहले था डीपीएसपी में, लेकिन अब उसके ऊपर कानून बन गया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। जैसे कल को मान लो कि जीएसटी जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जीएसटी लागू होगा फरवरी से, ठीक है, और मैं शॉपकीपर के पास गई जनवरी में और शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि आपको जीएसटी देना होगा। मैंने कहा कि मैं जीएसटी नहीं दूंगी, तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी गलती करी हूँ जिसके लिए कोई कानून बना ही नहीं है। तो यही चीज़ होता है
यहाँ पे बोला गया डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में वो सब चीज़ मेंशन है। हो सकता है हमारा भारत जब मैच्योरिटी हो जाए, उस लेवल पे हो जाए, जब अच्छे से डेवलप्ड हो जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें पे हम कानून बनाएंगे। अब आपको इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, क्योंकि 36 से 51 इट्स नॉट ईजी टू मग इट। और मैं बार बोलती हूँ, ज़्यादा मगअप करने का, लर्न करने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसको पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल पढ़िएगा, आर्टिकल 38, 39, 40, 43, 41, 44, 51, ठीक है, 41, 51 ये सब पढ़ेगा। तो जो जो मैंने आर्टिकल्स आपको बोले हैं वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट याद रखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफेबल होता है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो जस्टिफेबल नहीं होता। फंडामेंटल राइट जस्टिफेबल क्यों होता है? जस्टिफेबल मतलब कि अगर कल को आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में, ठीक है। और हाई कोर्ट में केस करना हो तो आर्टिकल 226। उसी तरह से अगर मान लो डीपीएसपी कल का, मान लो कि अगर सरकार कोई ऐसा, मतलब वही मैंने जीएसटी वाला, कि मान लो कि सरकार कोई कानून बना रही है, जैसे सरकार के पास रिसोर्सेज तो इतना है नहीं, भारत में इतने तो रिसोर्स है नहीं, तो हम हमेशा तो नहीं कह सकते सरकार को सरकार ने हमें वो चीज़ नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस है, अगर उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो आप किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते सरकार के ऊपर कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ों को डीपीएसपी में इसलिए रखा है कि कानून अगर सरकार बनाए किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और अगर ऐसा लग रहा है सरकार को कि रिसोर्सेज नहीं है, हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन कोई वीकर सेक्शन उसको आगे लाना है, तो सरकार बना सकती है, और इसके लिए बाकी नागरिक जो सिटीजन है वो विरोध नहीं कर सकते। तो ये तो वो आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो था हमारा 10 थे, लेकिन लास्ट में अभी आप देखोगे तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A 51A में है, ठीक है, याद रखिए। देखिए ए है, ए का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी आर्टिकल या किसी पार्ट में ए होता है, इसका मतलब वो अमेंड किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में लाया गया है, ठीक है। अब आपके जो फंडामेंटल ड्यूटी, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दी गए थे, ठीक है। और ये दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। लेकिन जो 11th ड्यूटी था, जो लास्ट वाला ड्यूटी था, वो आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब 11 ड्यूटीज़ क्या है ये भी देख लेते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा आप मुझे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किससे बॉरो किया है, कहाँ से लिया है। बहुत ईजी है, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं क्लासेस सुना है तो प्लीज़ उसको अच्छे से सुनिए, जाके देखिए सीरीज़ में। 10 ड्यूटीज़ है फंडामेंटल। पहला क्या होता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को, अपने इंस्टीट्यूशन मतलब जो पार्लियामेंटी फॉर्म है, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनको एक रेस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरा होता है कि जो हमारे नेशनल स्ट्रगल थे उनको एक उनके आइडियल्स को मानना चाहिए, अपनी यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए अपनी कंट्रीज़ को, प्रमोट करना चाहिए हार्मोनी, प्रिजर्व करना चाहिए कंपोजिट कल्चर को, प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को, ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर मतलब जो इविल चीज़ है उसको हटा के कोई साइंटिफिक सिचुएशन में आना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए, एक्सीलेंस मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे देश का भी भला हो। जैसे मान लो कल को अगर आप लोगों को जॉब लग जाता है तो आप लोगों को जॉब लग गया, ये अच्छी बात है कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आपके पास जो चीज़ है उससे आप अपने देश को, अपनी कंट्री को किस तरह इंप्रूव कर सकते हो, किस तरह आगे बढ़ा सकते हो। तो कलेक्टिवली भी आपके कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कंट्री, अपने नेशन के लिए। नेक्स्ट सबसे लास्ट यही था कि 6 to 14 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या गार्जियन, उनकी एक ड्यूटी होती है, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे राइट टू एजुकेशन बोला जाता है? आप मुझे बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ राइट टू एजुकेशन बोला जाता है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्लियामेंट्री है, तो पार्लियामेंट्री पढ़ना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो उस पर ऐसे मैं एक रिवीजन क्लास लेके आऊँगी, वो पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 1 में अभी तक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो जो मैंने आपको आर्टिकल्स बता दिया है स्टार्टिंग से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक मैंने कवर कर दिया है 5 से 6 चैप्टर। यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ना ज़्यादा आप अपना माथा खपाइए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे आपकी रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गए, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो सिर्फ पॉलिटी तो है नहीं, लेकिन क्या इसलिए पॉलिटी मैंने आपके लिए ईजी कर दिया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट में बताऊँगी कि बाकी सब्जेक्ट में आप कैसे कैसे पढ़ सकते हो और क्या क्या पढ़ना चाहिए। बाकी जिसको डिटेल में पॉलिटी पढ़ना है तो वो मेरे सीरीज़ को देख सकता है, जो सीरीज़ पहले से ही सिंपल पेपर की यूट्यूब में है। नेक्स्ट, पिछले सेशन में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 352 का मैं पढ़ा चुकी हूँ, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 या 365 इस पे राष्ट्रपति शासन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, लेकिन उनका एक जो डाउट है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ कि आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का कुछ ग्राउंड्स होता है तभी आप उसको लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति शासन को आप लगा दो। देखिए, राष्ट्रपति शासन का लगने का मतलब होता है अल्टीमेटली केंद्र का ही पावर आ जाता है स्टेट पे। और इस बच्चे ने पूछा है कि मैम क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
देखिए, राष्ट्रपति शासन कहीं भी लगाया सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगाने का ग्राउंड होना चाहिए कि अगर राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती या सेंट्रल जो उनको कह रहे हैं वो फॉलो नहीं करती, तब जाके वहाँ लगता है। महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं दिखने मिल रहा है कि वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जैसे अभी जो रिया चक्रवर्ती का अगर आप केस देख रहे हो तो वहाँ पे तो सीबीआई लाया गया, तो ऐसा तो नहीं उन्होंने मना किया कि सीबीआई को फॉलो नहीं करेंगे, सीबीआई वहाँ पे काम कर रही है, वो लोग करने दे रहे हैं। तो जब तक अगर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं काम करती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो, तब तक आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट रूल तभी लगता है जब वहाँ के लोगों को, जब सरकार मतलब राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो सही से काम नहीं कर पाती है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन नहीं कर पाती है या वहाँ के लोगों को नहीं मेंटेन कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर पाती, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगता है। हाँ, लेकिन जब मुंबई के लोग हैं वो जो ऐसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो अगर इसी तरह से बाकी लोग भी ऐसे कहने लगेंगे मुंबई में कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो हो सकता है फ्यूचर्स में आने वाले टाइम पे अगर ऐसे ही बोला गया तो लग सकता है। लेकिन यहाँ पे मेनली लगने का यही ग्राउंड होता है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब कोई राज्य सही से काम नहीं करती या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती। ये तो हमारा संविधान कहता है। लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी के टाइम पे देखोगे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को यूज़ किया गया था। हमारे देश में राष्ट्रपति शासन अनेक बार लग चुका है, जिसका अनगिनत है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मिसयूज़ भी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे सेंट्रल की सरकार नहीं होती वो वहाँ पे जानबूझ के राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ताकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जो होगा, जो प्रेसिडेंट के अंदर वो आता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तो वही काम करते हैं ना जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति एड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जो कहते हैं वही जाके राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल को बहुत बार मिसयूज किया गया है, जो कि सही नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अभी तो ऐसा नहीं लगता है कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के, या वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को फॉलो नहीं करती, तब तक उन पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा काफ़ी हद तक। राष्ट्रपति ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये हमारा बाकी है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें ज़रूर अच्छे से बताऊंगी। और जो एनटीपीसी का तैयारी करे पॉलिटी का, मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप ये सेशन देखो, इसमें जो जो मैंने आपको बताया वही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा है उसे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे विद इन 4 to 5 डेज़ में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स जो मैं लूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, या आप जब ये वीडियो पोस्ट होगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आने वाले कुछ टाइम पे आपके करंट अफेयर्स आएंगे, उसमें आपको एग्जाम देना है लास्ट 3 मंथ का, मतलब जून जुलाई अगस्त पे करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, जो आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और करंट अफेयर्स तो सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, उन बच्चों को बताइए, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो प्लीज़ वहाँ तक ये वीडियो भी भेजिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।